नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय फलोदी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के इतिहास से संबंधित राजपूतों की उत्पत्ति नामक टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। राजस्थान में समय समय पर अनेक राजपूत राजवंशों ने शासन किया। इन्हीं राजपूत राजवंशों में से एक था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गुर्जर प्रतिहार वंश। सर्वप्रथम मारवाड़ और फिर उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर मुख्यतः 6वीं से 12वीं सदी तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, ये मुख्यतः 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा। इसमें भी अगर हम देखें तो इनका जो चरमोत्कर्ष काल था वो 8वीं से 10वीं शताब्दी था। 10वीं या अपन 11वीं तक कह सकते हैं, 11वीं सदी तक। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित, जोधपुर के शिलालेख हैं कुछ। 837 ईस्वी का एक शिलालेख है, 861 ईस्वी के 2 घटियाला के शिलालेख है। इन शिलालेखों से प्रमाणित कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। क्योंकि उस समय राजस्थान नाम के राज्य या प्रांत की कोई इकाई विद्यमान नहीं थी। राजस्थान का ये जो भाग है, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र गुर्जरात्र कहलाता था और प्रतिहार यहाँ के शासक हुए, अतः प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। अतः चूंकि राजस्थान का जो राजस्थान है, अपना राजस्थान का ये जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये गुर्जरात्र कहलाता था। ये दक्षिणी पश्चिमी एरिया और इसके पास गुजरात से लगता हुआ हिस्सा, ये गुर्जरात्र कहलाता था और प्रतिहार इसी एरिया के शासक हुए, अतः इनको क्या कहा जाने लगा? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का अर्थ ग्वालियर की प्रशस्ति है, राजा भोज प्रथम की है। ये भोज प्रथम या इनका दूसरा नाम है मिहिर भोज, ये भी प्रतिहार शासक है। तो इनकी जो ग्वालियर प्रशस्ति है, इस ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल। प्रतिहार भगवान राम के प्रतिहार या द्वारपाल लक्ष्मण के वंशज है। 6वीं शताब्दी के लगभग राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, जोधपुर व आसपास का क्षेत्र, ये गुर्जरात्रा कहलाता था। यह हमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जोधपुर व आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? गुर्जरात्रा। उद्यतन सूरी के अनुसार, उद्यतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवल्यमाला नामक एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में इनका कहना है कि गुर्जरों की जो मातृभाषा थी वो गुर्जर अपभ्रंश या प्राकृत अपभ्रंश और संस्कृत थी। अब हमने पिछले वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया था, तो थोड़ी सी चर्चा गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में कर लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति, गुजरात के एक इतिहासकार हुए हैं भगवान इंद्रलाल जी, भगवान लाल इंदर जी। गुजरात के इतिहास भगवान लाल इंदर जी, इनका कहना है कि प्रतिहार गुज्जर थे। गुज्जर एक विदेशी जाति थी, तो प्रतिहार गुज्जर थे जो कुषाणों या कनिष्क के समय पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत आए। गुप्त शासकों के समय
राजपूताना, मालवा और गुजरात में कई वर्षों तक उनके सामंतों के रूप में शासन करते रहे। गुजरात में रहने के कारण ये शासक गुर्जर कहलाए। चीनी यात्री हेनसांग, जिन्होंने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी, इनका एक अन्य नाम है युआनचांग। इन्होंने हेनसांग ने अपने ग्रंथ सी युकी में गुर्जर राज्य की राजधानी पिल्लोमोलो भीनमाल को बताया है। कुछ इतिहासकारों ने ये पिल्लोमोलो भीनमाल अथवा बाड़मेर लिखा है। बाड़मेर, बहुत से इतिहासकारों ने भीनमाल अथवा बाड़मेर बताया है। क्योंकि प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल थी, तो इस पिल्लोमोलो का अर्थ क्या हम समझ सकते हैं? भीनमाल। तो हमें भीनमाल याद रखना है। मैंने एक जानकारी के लिए बता दिया कि कुछ इतिहासकारों ने भीनमाल अथवा बाड़मेर भी कहा है पिल्लोमोलो। बम्बई गजेटियर, जो कि जैक्सन द्वारा संपादित है, गुर्जरों को विदेशी बताया गया है। गुजरात में बसने के कारण ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए। कवि चंद्र बरदई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में गुरु वशिष्ठ के आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति होना बताया है। जॉर्ज कैनेडी के अनुसार प्रतिहार ईरानी मूल के हैं। रीति रिवाजों के आधार पर इनका कहना है, क्योंकि प्रतिहारों के कुछ रीति रिवाज जैसे सूर्य, इन्होंने जो मुख्य जो आधार बताया सूर्य की उपासना करना। जैसे ईरानी लोग सूर्य की उपासना करते थे, वैसे प्रतिहार भी सूर्य की उपासना करते थे। इसके अलावा और भी अन्य कुछ रीति रिवाज जो ईरानियों और प्रतिहारों के मिलते जुलते थे। इसी आधार पर जॉर्ज कैनेडी का कहना है कि प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है वो ईरानी मूल से हुई है। डॉक्टर D.R. भंडारकर का कहना है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है, इनकी उत्पत्ति विदेशी गुर्जर जाति से हुई। विद्वसाल भंजिका में कवि राजशेखर ने महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक कहा है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। तो हमें ये याद रखना है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अहोल अभिलेख में। ये जो अहोल अभिलेख है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, ये भी ध्यान रखना है। अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज लिखा है, जो कि गुर्जर शब्द का विकृत रूप है। प्रतिहारों की मुणोत नैणसी के अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन जो प्रमुख शाखाएं थी वो थी मंडोर के प्रतिहार, भीनमाल जालोर के प्रतिहार, कन्नौज और उज्जैन के प्रतिहार। ये प्रमुख शाखाएं जो चर्चा में रही। निष्कर्षतः जो प्रतिहार हैं, हम प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, तो अपन निष्कर्षतः कह सकते हैं कि प्रतिहार क्षत्रिय थे। गुर्जरात क्षेत्र से संबंध स्थापित हो जाने पर उनके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और फिर लक्ष्मण के वंशज के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। अब हम पढ़ते हैं मंडोर के प्रतिहार। जो मंडोर के जो प्रतिहार हैं, प्रतिहारों की जो शाखा है, वो सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा थी। इस मंडोर के प्रतिहारों की शाखा का जो संस्थापक थे वो थे हरिश्चंद्र। गुर्जर हरिश्चंद्र किसी गुर्जर राजा का प्रतिहार था, इस कारण इसको गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। जोधपुर के एक शिलालेख जो कि 837 ईस्वी का तथा घटियाला के 2 शिलालेख 861 ईस्वी से जानकारी मिलती है
मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में। जो हरिश्चंद्र जो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, इनका दूसरा नाम रोहिल्दी भी है। एक एग्जाम में पूछा गया था, एक कंपटीशन एग्जाम्स में सवाल आया था कि रोहिल्दी जो नाम है वो किस शासक का था, तो हरिश्चंद्र का एक अन्य नाम है रोहिल्दी, हमें याद रखना है। और इनका जो काल है वो है 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध। इनकी कई उपाधियां हैं, जैसे प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक या गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष। तो आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक, गुरु, ये सब कौन है? हरिश्चंद्र। इनके 2 पत्नियां थी, एक थी ब्राह्मण पत्नी द्विजात्मा और दूसरी थी क्षत्रिय पत्नी भद्रा। जो ब्राह्मण पत्नी थी द्विजात्मा, उसके जो पुत्र थे वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और उज्जैन शाखा से संबंधित थे। और जो क्षत्रिय पत्नी थी भद्रा, इससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट, कक, रज्जिल और दद। इनमें जो क्षत्रिय पत्नी भद्रा थी, इनसे जो 4 पुत्र उत्पन्न हुए, ये क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। इन चारों ने मिलकर मांडव्यपुर, मांडव्यपुर किसका नाम था? मंडोर का। यह याद रखना है, मांडव्यपुर कहाँ का नाम था? अन्य नाम मंडोर का। तो इन चारों ने मिलकर नागवंशियों से मंडोर को जीत लिया और मंडोर में गुर्जर प्रतिहार राज्य की स्थापना की। अतः ये मंडोर शाखा से जो संबंधित थे वो थे हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी भद्रा के जो 4 पुत्र थे। हरिश्चंद्र के बाद मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है, लगभग 560 ईस्वी में। अर्थात हरिश्चंद्र का जो उत्तराधिकारी बनता है वो उसका तीसरा पुत्र रज्जिल बनता है। इसने अपनी राजधानी मंडोर में सबसे पहले राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इसी कारण दरबारी ब्राह्मण नरहरि ने रज्जिल को राजा की उपाधि दी। रज्जिल के बाद इसका पुत्र नरभट्ट उत्तराधिकारी बनता है। रणकुशलता तथा साहसिक कार्यों हेतु इसे पेला पेली भी कहा गया। हैंसांग द्वारा अपने यात्रा वर्णन सी यूकी में पेला पेली नाम से नरभट्ट का उल्लेख है। रोहिस्कूप नगर में विष्णु का मंदिर भी बनवाया। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है नागभट्ट प्रथम। हमें याद रखना है गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम। अगर पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो हरिश्चंद्र। आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। लेकिन अगर ये पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हमें याद रखना है नागभट्ट प्रथम, क्योंकि जो प्रतिहार वंश का जो पहला प्रतापी शासक हुआ जिसने साम्राज्य विस्तार किया वो था नागभट्ट प्रथम। ये नागभट्ट प्रथम रज्जिल का पोता और नरभट्ट का पुत्र था। गटियाला शिलालेख, गटियाला से 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं 861 ईस्वी के। इन शिलालेखों के अनुसार मेड़ता को जीतकर मंडोर से मेड़ता मैदान तक को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम के समय गुजरात तक साम्राज्य विस्तार हो गया। उज्जैन में मंडोर की जो शाखाएं हैं वो सम्मिलित हो गई। राजधानी फिर मेड़ता से ये भीनमाल ले जाता है, भीनमाल जालोर।
राजधानी स्थानांतरित कर देता है कालांतर में। भीनमाल जो कि इसने चावड़ों से जीता था, तो मेड़ता से पुनः राजधानी परिवर्तित करके भीनमाल को राजधानी बना लेता है और कालांतर में फिर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाता है। तो नागभट्ट प्रथम ने जो अपने साम्राज्य की राजधानियां बनाई, पहले थी मंडोर, पहले इसकी जो प्रथम राजधानी थी मंडोर, मंडोर से राजधानी स्थानांतरित की मेड़ता, मेड़ता से फिर राजधानी ले जाता है भीनमाल और भीनमाल से फिर अंत में ले जाता है उज्जैन। तो इसके समय जो शक्ति का जो प्रमुख केंद्र हो जाता है अंत में, वो हो जाता है उज्जैन। इसने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया नागभट्ट प्रथम ने मेवाड़ नरेश बप्पा रावल की सहायता से। जो मेवाड़ के जो नरेश थे बप्पा रावल, जिनको कालभोज भी कहा जाता है, कालभोज इनका मूल नाम था, तो ये नागभट्ट प्रथम के समकालीन थे। इनकी सहायता से अरब आक्रमणकारी जुन्नैद को पराजित किया। जो अरब सेना थी उसको सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ दिया। और कहा जाता है कि ये जो युद्ध था अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का, इस युद्ध में राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने भी साथ दिया था। नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार या रक्षक भी कहा गया है अरबों पर विजय के कारण। ग्वालियर प्रशस्ति जो कि राजा भोज प्रथम की है, उसमें नागभट्ट प्रथम को अनेक उपाधियां प्रदान की गई, जैसे मल्लेच्छों का नाशक। मल्लेच्छ कौन? अरब आक्रमणकारी। मल्लेच्छों का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के घर का नाशक कहा गया है। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई। किसको दी गई? नागभट्ट प्रथम को। क्या क्या कहा गया? मल्लेच्छों का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, युद्ध को बंद करने वाला, बाधा डालने वाला मेघनाद के युद्ध, और इंद्र के घरों का नाशक। इस नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहा गया है और इसका जो दरबार था वो नागावलोक का दरबार कहा जाता था। भीनमाल के पश्चात अवंती या उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। जे.सी. घोष के अनुसार नागभट्ट प्रथम की जो राजधानी थी वो राजधानी थी उज्जैन। दशरथ शर्मा का कहना है कि नागभट्ट की राजधानी जालोर थी। नागभट्ट प्रथम का साथ देने के कारण अरब आक्रमण के समय, अभी हमने पढ़ा था, अरब आक्रमण के समय राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने नागभट्ट प्रथम का साथ दिया था। तो इस कारण दंतीदुर्ग को हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करने के लिए नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन आमंत्रित किया। यह हिरण्यगर्भ दान यज्ञ पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा हेतु किया जाता है। दंतीदुर्ग ने अपनी बहन भूमिका देवी का विवाह कुकुस्त या कुकुक के साथ किया। उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, ये याद रखना है। अगर सीधा पूछ ले गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक तो आ जाएगा हरिश्चंद्र, और अगर पूछ ले कि उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक तो नागभट्ट प्रथम, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम उज्जैन को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो जालोर, उज्जैन वे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की जो नामावली है वो नागभट्ट प्रथम से शुरू होती है। नागभट्ट प्रथम के बाद इसका जो भतीजा था ककुक, ये इसका उत्तराधिकारी होता है, जो कि तेजवर्धन का पुत्र था और नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। ककुक के बाद देवराज उज्जैन का शासक बनता है। उसके बाद देवराज वे रानी भूमिका देवी का पुत्र वत्सराज शासक बनता है। अगला मंडोर में नागभट्ट का उत्तराधिकारी भोज
तथा उज्जैन में बनता है कक्कुक। नागभट्ट प्रथम की रानी झज्जिका देवी, जिससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, तात और भोज। तात जो बड़ा भाई था, इसने अपने भाई के पक्ष में राज सिंहासन त्याग दिया और मंडोर के आश्रम में धर्माचरण करने लगा और संन्यास ग्रहण कर लिया। और नागभट्ट प्रथम का जो उत्तराधिकारी बना वो बना मंडोर में भोज। नागभट्ट प्रथम ने जीवन के अंतिम दिनों में राजपाट छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया और मंडोर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। नागभट्ट प्रथम के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है भोज, और भोज की मृत्यु के उपरांत जो अगला शासक बनता है प्रतिहार वंश का, वो होता है यशोवर्धन। ये यशोवर्धन तात का पुत्र था। रागोली ताम्रपत्र के अनुसार पृथुवर्धन ने गुर्जर राज्य पर इस दौरान आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं सका। यशोवर्धन के पश्चात इसका पुत्र चंदुक शासक बनता है। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। इसके बाद चंदुक का पुत्र सिल्लूक शासक बनता है। वल मंडल जो जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, उस समय वल कहलाता था। वल मंडल के देवराज भाटी को युद्ध में परास्त कर मार दिया इसने, सिल्लूक ने, और राज्य चिन्ह व छत्र छीन कर लौटा। अर्थात इसने देवराज भाटी जो वल मंडल का शासक था उसको युद्ध में हरा देता है और उसका राज्य चिन्ह और छत्र छीनकर वापस लौट जाता है मंडोर। ये कहना है घटियाला शिलालेख का। जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया सिल्लूक ने। तमणी, त्रावणी, मालानी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है उस पर भी सिल्लूक अधिकार कर लेता है। सिल्लूक के पश्चात इसका पुत्र जोट प्रतिहार अगला उत्तराधिकारी शासक हुआ। शासन के अंत में गंगा में मुक्ति प्राप्त की। ये जो जोट प्रतिहार था संगीत और कला का ज्ञाता था और प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक शासक था। अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक शासक कौन था, तो जोट प्रतिहार। जैसे गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वैसे ही प्रतिहारों में जो वीणा बजाने वाला शासक था वो कौन था? जोट प्रतिहार। रावल जाति को अपने दरबारियों के रूप में इसने जोट प्रतिहार ने नियुक्त किया। जोट का जो उत्तराधिकारी था और उसका पुत्र था बिलादित्य। बिलादित्य अगला शासक बनता है। अपने पिता की भांति ये भी अंत में राज्य छोड़कर हरिद्वार चला गया और वहीं प्राण त्यागे। इसके पश्चात कक, बिलादित्य के पश्चात कक शासक बनता है। नेक्स्ट, ये व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था और कवि भी था। मुद्दागिरी या मुंगेर बिहार में जो गौड़ राजा धर्मपाल था उसको परास्त किया। ये नागभट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंत था। नागभट्ट द्वितीय जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। तो इसका प्रमुख सामंत कौन था? कक था, और इसने बिहार में धर्मपाल को परास्त किया था। इस कक के 2 पत्नियां थी। एक तो भाटी वंश की रानी पद्मिनी और दूसरी थी दुर्लभ देवी। पद्मिनी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था बाउक, और दुर्लभ देवी का जो पुत्र था वो था ककुक। तो कक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ बाउक, जो कि भाटी राजवंश की रानी पद्मिनी का पुत्र था, और कक और पद्मिनी का पुत्र बाउक। 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई जिसमें अपने वंश का वर्णन किया है।
इस 837 ईस्वी का जो शिलालेख है इसे मंडोर का शिलालेख भी कहा जाता है। किसके समय का है? बाउक के समय का। नागभट्ट द्वितीय वे रामभद्र का समकालीन था। जो बाउक है वो नागभट्ट द्वितीय तथा रामभद्र का समकालीन था। मयूर नामक राजा के आक्रमण को विफल कर देता है। बाउक मयूर नामक राजा के आक्रमण को विफल कर देता है। भू अकूप नामक स्थान पर मयूर राजा से बाउक का युद्ध होता है और उसमें ये उसको परास्त कर देता है मयूर को। और इसी विजय के उपलक्ष्य में बाउक ने मंडोर में 837 ईस्वी में ये जो शिलालेख है उत्कीर्ण करवाया। बाउक के बाद उसका सौतेला भाई जो कि दुर्लभ देवी का पुत्र था, दुर्लभ देवी और कक का पुत्र ककुक, ये बाउक के बाद शासक बना। विक्रम संवत 918 या 861 ईस्वी में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो घटियाला के लेख के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम शिलालेख के अनुसार ककुक ने अपने सच्चरित्र से मरु, मांड, जैसलमेर, वल, तमणी, त्रिवेणी, मालानी, अज, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के लोगों का अनुराग अर्जित किया। अर्थात इसने काफ़ी साम्राज्य विस्तार किया और अपने जनता का अनुराग भी हासिल किया। घटियाला का जो द्वितीय शिलालेख है उसके अनुसार ककुक द्वारा रोहिस्कूप नगर जोधपुर को आबिर जाति थी उसके उपद्रव से मुक्त करवाने का उल्लेख है द्वितीय शिलालेख में कि जो रोहिस्कूप नगर था जोधपुर में, वहाँ पर आबिर नामक जाति का बहुत ज़्यादा उपद्रव था। तो उन आबिरों का विनाश करके वहाँ पर शांति स्थापित की और रोहिस्कूप में महाजनों को बसाया और इस दौरान व्यापार वाणिज्य की खूब उन्नति हुई। आबिरों पर विजय स्वरूप मंडोर और रोहिस्कूप नामक स्थानों पर विजय स्तंभ बनवाए। तो ककुक ने 2 विजय स्तंभ भी बनवाए। कहाँ? मंडोर और रोहिस्कूप नामक स्थान पर। किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाए? आबिर जाति पर विजय के उपलक्ष्य में। रोहिस्कूप नगर में विष्णुदेव का मंदिर भी बनवाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ककुक भोज प्रथम का समकालीन था। ककुक के उत्तराधिकारी, इनके बारे में नाम मात्र की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। 861 ईस्वी से 1018 तक की जो प्रतिहार वंश की जो वंशावली है उसके बारे में जानकारी के साधन उपलब्ध नहीं है। 12वीं सदी के मध्य में मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, परंतु मंडोर का दुर्ग प्रतिहारों के अधीन ही रहा। 1395 ईस्वी में इंदा शाखा के प्रतिहारों ने अपने राजा प्रतिहार हमीर से तंग आकर राव वीरम के पुत्र चुंडा राठौड़ को मंडोर का दुर्ग दहेज में दे दिया। तो 1395 हमें ये याद रखना है। 1395 ईस्वी इंदा शाखा के प्रतिहार हमीर से तंग आ गए और फिर राव वीरम के पुत्र चुंडा राठौड़ को मंडोर का दुर्ग दहेज में दे दिया। किसने दिया? इंदा शाखा के प्रतिहारों ने। किसको दिया? राव वीरम के पुत्र राठौड़ चुंडा को। इस घटना के साथ ही मंडोर के प्रतिहारों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे समूचा मारवाड़ राठौड़ों के अधिकार में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। हम वापस रिपीट कर लेते हैं। इनका जो शासन है 6ठी से 12वीं शताब्दी तक रहा, मुख्यतः 6ठी से 12वीं शताब्दी तक इनका प्रभाव रहा। और प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ का कहना है कि विदेशी जाति गुर्जर
से संबंधित है। कुछ का कहना है कि ये गुजरात में बसने के कारण गुर्जर प्रतिहार कहलाए। तो जैसे पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई प्रतिहारों की। जॉर्ज कैनेडी ने इनको ईरानी मूल का बताया है। मुनोतनेंसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है और इसमें जो प्रमुख शाखाएं थी मंडोर, भीनमाल, कन्नौज, उज्जैन। तो मंडोर के जो प्रतिहार हैं उनका संस्थापक था हरिश्चंद्र। इसके दो रानियां थी, एक थी द्विजात्मा और दूसरी थी भद्रा। जो क्षत्रिय पत्नी थी भद्रा, इससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन चारों ने मिलकर मंडोर जीत लिया और मंडोर में प्रतिहारों की जो शाखा है उसकी स्थापना की। इसके बाद जो रजिल था यह शासक बनता है। रजिल के बाद उसका पुत्र नरभट्ट के बाद नागभट्ट प्रथम, जो कि प्रतापी शासक था प्रतिहारों का। नागभट्ट प्रथम ने राजधानियां परिवर्तित की। सबसे पहले मंडोर के बाद मेड़ता को राजधानी बनाता है। मेड़ता के बाद ये भीनमाल जालोर को राजधानी बनाता है और उसके बाद अंत में उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। और इसने अरब आक्रमणकारी जुनैद को पराजित किया बप्पा रावल व दंती दुर्ग की सहायता से। इसके पश्चात नागभट्ट के बाद इसका पुत्र जो भोज है वो शासक बनता है। भोज के पश्चात यशोवर्धन अगला शासक बनता है। यशोवर्धन के बाद सिलूक के बाद जोट प्रतिहार, इसके पश्चात भीलादित्य और फिर कक के बाद बाउक शासक बनता है। बाउक के बाद ककूक शासक बनता है और ककूक के बाद जो इसके उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में नाम मात्र की भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और 1395 ईस्वी में इंद्र शाखा के प्रतिहारों ने जो राव वीरम का पुत्र चुंडा राठौड़ था उसको मंडोर का दुर्ग दहेज में दे दिया और इसी के साथ मंडोर के प्रतिहारों का जो प्रभाव है वो समाप्त हो गया और धीरे धीरे जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है उस पर राठौड़ों का अधिकार हो जाता है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।